हेलो स्टूडेंट्स, और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कौटिल्य आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी इस क्लास में जनरल अवेयरनेस के सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे बैंकिंग अवेयरनेस। और बैंकिंग अवेयरनेस में अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? इन्फ्लेशन तक, राइट। इन्फ्लेशन हमारा लास्ट लेक्चर था, जिसमें हमने क्या देखा था? इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्यों होता है, इन्फ्लेशन के परिणाम क्या होते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, क्या इंड्यूसर्स हो सकते हैं, क्या कारक हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या होती है? इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकती है मार्केट में, जिसमें हमने देखा था डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या था? जिसके थ्रू क्या हो रहा था कि भाई मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गई, मनी सप्लाई से डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ने की वजह से क्या बढ़ गई? आपकी इन्फ्लेशन बढ़ गई, राइट। एक चीज़ ये हमने देखी थी। सेकेंड हमने देखी थी कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश क्या हमने देखा था? कॉस्ट का मतलब क्या हो रहा था? लागत, ठीक है। लागत बढ़ जाने की वजह से क्या? लागत बढ़ जाने की वजह से चीज़ों के जो प्राइस है उसका में इंक्रीज हो जाना, चीज़ों का प्राइस बढ़ जाना किसी चीज़ की लागत बढ़ जाने की वजह से, जिसको हमने क्या देखा था, क्या बोला था कि भाई लागत बढ़ गई तो कॉस्ट पुश, मतलब कॉस्ट ने क्या कर दिया? पुश कर दिया, इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया। जिसमें हमने एग्जाम्पल क्या देखा था कि भाई आप कोई फैक्ट्री डाल रहे हैं और किसी फैक्ट्री की कॉस्ट जो है वो ऐसे ऐसे आ रही है, क्या कि भाई लैंड का कॉस्ट अलग से आ रहा है, इंटरेस्ट आप अलग से पे कर रहे हैं, उसके अलावा आप सैलरी के लिए अलग से पेमेंट कर रहे हैं, उसके अलावा आप अपना प्रॉफिट अलग से निकाल रहे हैं। ठीक है। अगर हम उसको पुराने साल या लास्ट ईयर और आज के ईयर या फिर लास्ट मंथ या आज के मंथ, कैसा भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उससे अगर हम इसको कंपेयर करके देखते हैं तो आज की डेट में क्या सिचुएशन आती है, किस तरीके से भाई चीज़ें जो हैं वो महंगी हो रही हैं कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से। तो वो हो गया था हमारा कॉस्ट पुश में। और हमारा थर्ड देखा था हमने बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या था? बिल्ट इन इन्फ्लेशन यानी कि प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जिस एक चीज़ के प्राइस के बढ़ जाने की वजह से दूसरी चीज़ों पर इम्पैक्ट होता है। लाइक फ्यूल, फ्यूल के अगर प्राइसेस बढ़ गए, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए तो ट्रांसपोर्ट पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का प्राइस बढ़ गया तो चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ जो होंगी क्या हो जाएंगी आपकी, उसका जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये हमने देख लिया था कि भाई ये चीज़ हमने देखी थी अब तक क्या? इन्फ्लेशन में। नेक्स्ट हमने देखा था स्पीड के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन। क्या देखा था? स्पीड, इन्फ्लेशन की स्पीड बढ़ने से किस तरीके से इन्फ्लेशन में कहना चाहिए बढ़ोतरी हो रही थी। तो स्पीड में हमने चार देखा था। चार क्या क्या देखे थे? पहला हमने स्पीड का कौन सा देखा था भाई? माइल्ड इन्फ्लेशन देखा था, या जिसको हम बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है। क्रीपिंग या माइल्ड इन्फ्लेशन क्या हो रहा था? क्रीपिंग या माइल्ड इन्फ्लेशन में हमें ये देखने को मिल रहा था कि भाई 1 से 3% तक की अगर बेस ईयर से लेके अभी तक इतनी इकोनॉमी में वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो इसको हमने इसने इतनी कहना चाहिए महंगाई अगर बढ़ रही है, जो कि एक नॉर्मल है, इतना किसी भी देश में होना ज़रूरी है, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है। इसको हमने क्रीपिंग बोल दिया था। नेक्स्ट स्पीड के हिसाब से हमने क्या देखा था? हमने देखा था वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग या जिसको हम ट्रॉटिंग बोल रहे थे, राइट, ट्रॉटिंग, है ना। तो ये इन्फ्लेशन क्या था भाई? 3 से लेके 9% के बीच में, मतलब अभी भी सिंगल डिजिट की बात हो रही है ना, जो कि आज की एज में शायद इंडिया की इतनी है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ, इसी के अंदर में हमको इंडियन जो मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन है जो आपको इतना ही देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ, थर्ड नंबर का जो हमने देखा था वो था गैलपिंग। क्या था? गैलपिंग। गैलपिंग में क्या था भाई? डबल डिजिट में चली गई, 10 से लेके 20 के बीच में पहुंच गई, मतलब ज़्यादा हो गई। अगर अब इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, और अगर अभी कंट्रोल नहीं कर लिया तो इन फ्यूचर ये आपके लिए घातक हो सकती है, आपकी इकोनॉमी के लिए खतरनाक हो सकती है। ठीक है। थर्ड हमने क्या देखा था? थर्ड हमारा था, सॉरी, फोर्थ हमारा था हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन वो स्थिति है जो किसी भी इकोनॉमी के लिए कैंसर का काम करती है। कैंसर का काम करती है मतलब ओवरनाइट इन्फ्लेशन में 20% से ज़्यादा, मतलब 50, 100, 200 तक की वृद्धि हो जाती है। इन्फ्लेशन में इस परसेंट तक की वृद्धि हो जाती है। तो इसको हमने क्या किया, कह दिया था कि भाई ये क्या है? एक तरीके का क्रीपिंग, सॉरी, हाइपर इन्फ्लेशन है। ठीक है। और हाइपर इन्फ्लेशन बढ़ जाने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत अधिक खतरनाक स्थिति में पहुंच जाती है। और अब इसको कंट्रोल करना मतलब नेसेसरी है कि अब इसको कंट्रोल आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब ये सिचुएशन ही ऐसी है कि अब आपको इसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं
जो हमने क्या देखी थी भाई, 5 मिनट में हमने जल्दी से रिवाइज कर लिया कि ये क्या क्या होता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा था ना, उसको नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअल में हमारा टॉपिक यही है, इन्फ्लेशन जिसको हम बोल रहे थे, बट इसके कुछ टर्म्स हैं जिसको हमें क्लियर होना ज़रूरी है कि भाई किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है, देखो सबसे पहली चीज़ तो इन्फ्लेशन है क्या, तो वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को क्या कहा जाता है, इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इन्फ्लेशन कहा जाता है। वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन कहेंगे। ठीक है, अब मुद्रास्फीति है क्या, देखो बेसिक सी चीज़ है, मुद्रास्फीति है क्या, तो सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन रिफर्स टू इंक्रीज इन जनरल प्राइस इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इट मीन्स इंक्रीजेज इन द प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वही चीज़ हमने पढ़ा था कि भाई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होना, इसको हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन कहेंगे, जिसके कारण डिक्रीजेज इन परचेसिंग पावर। देखो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है परचेसिंग पावर। सेकेंड, और वी कैन से वैल्यू ऑफ करेंसी विल रिड्यूस। ठीक है, सेकेंड चीज, कंसिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशन आर ईच यूनिट ऑफ करेंसी बाइज फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि हम पैसों से बहुत कम और गुड्स और सर्विसेज की जो है बहुत कम खरीदी कर पा रहे थे, इसको हमने इन्फ्लेशन बोला था। और प्राइजेज राइज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सच एज रॉ मटेरियल, वेजेस एक्सेट्रा। मतलब कि इन सब चीज़ों में वृद्धि हो जाने की वजह से हमने क्या देखा था कि भाई इन्फ्लेशन में वृद्धि हो रही थी। अब एक होती है इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या पड़ सकता है ना, तो सबसे पहला है पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है। तो पॉजिटिव इफेक्ट की बात करूं तो देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, इन दोनों के बीच में आपको एक सकारात्मक संबंध देखने को मिलता है। कैसे, जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि मुद्रास्फीति की स्थिति में बाजार में मांग की पूर्ति के लिए श्रमिकों की भारी आवश्यकता होती है। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनका जीवन स्तर भी बहुत सुधरेगा और अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। भाई इसका मतलब क्या है, हाँ इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है कि देखो बाजार में क्या बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, क्या बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ देखना, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, क्यों बढ़ गया भाई, डिमांड बढ़ गई, क्यों बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई। ठीक है, अब डिमांड बढ़ गई है तो सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, डिमांड बढ़ गई है तो सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, और सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, प्रोडक्शन जरूरी। सप्लाई कब बढ़ेगी भाई, सप्लाई का बढ़ाना भी तो जरूरी है ना, इसको सही चीज पर लाने के लिए हमें सप्लाई को बढ़ाना भी जरूरी है, और सप्लाई बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। और प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है। और इसी को हम क्या बोलेंगे भाई, मजदूरों की ज़रूरत है, वर्कर्स की ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए, इसको बढ़ाने के लिए। तो अब जितने ज़्यादा लोगों की हमको ज़रूरत, अब फॉर एग्जाम्पल ये सब छोड़ो, मर्सिडीज़, ठीक है, ऑडी, ठीक है, इन चीज़ों से सब लोग परिचित हैं, इनकी डिमांड बढ़ गई मार्केट में। क्यों, क्योंकि बैंक ने लोन देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने कहा भाई हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम खरीदेंगे, उन्होंने कहा चलो ठीक है खरीद लेना। अब मार्केट में इनकी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, डिमांड बढ़ गई तो क्या हो गया भाई, सप्लाई तो इतनी हो नहीं रही थी। अब बाई चांस 2024 में हम पर ईयर 400 मर्सिडीज जो है वो जा रही थी, कितनी, 400 पर ईयर के हिसाब से बात कर रही हूँ, 400 मर्सिडीज का प्रोडक्शन हो रहा था, जिसमें से भाई 400 की डिमांड थी और जिसमें से भाई 300-350 तक हम बेच दे रहे थे। ठीक है, इतना हम बेच दे रहे थे। अब जब 2025 में आपका इंटरेस्ट रेट कम हो गया और कहना चाहिए मनी सप्लाई बढ़ गई, तो क्या हो गया भाई, डिमांड बढ़ गई 800 तक। कहाँ पहुंच गई, 800 तक। मतलब 2025 में इसकी डिमांड 800 पहुंच गई, हम प्रोडक्शन कितने का कर रहे हैं, 400 का। तो हमें ज़रूरी क्या है कि हम 800 का प्रोडक्शन करें। अब जब 400 के प्रोडक्शन करने के लिए हमें कितने लोग लग रहे थे, मान के चलो भाई 400 मर्सिडीज बनाने के लिए हमें 200 लोग लग रहे थे, तो 800 बनाने के लिए हमें 400 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो बाकी के 200 लोग हमें लाने पड़ेंगे कि नहीं लाने पड़ेंगे बताओ। और बाकी के 200 लोग को लाएंगे तो क्या बढ़ेगा भाई, क्या बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है, यही चीज़ है यहाँ पर बोली गई है। जो नेक्स्ट है नकारात्मक, तो नकारात्मक तो बहुत सारे हैं। ठीक है, अब अगर मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो ग्राहकों के खर्च बढ़ जाते हैं और उपभोक्ता के लिए अधिक सामान खरीदना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मांग बढ़ने के कारण सामान महंगा हो जाता है और यह लेनदारों के लिए भी हानिकारक है। वही चीज़ है कि भाई
महंगा हो गया सामान, मुद्रास्फीति बढ़ गई क्योंकि डिमांड बढ़ गई। ठीक है, ये चीज़ तो समझ लिए थे। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति के कारण क्या हो सकते हैं, तो हमने देखा था क्या, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमने क्या देखा था, वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं की मांग में अचानक से वृद्धि हो जाना। ठीक है, और इसको मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलेगा, जिससे डिमांड पुल मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। वही चीज़ हमने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं कॉस्ट पुश, यानी इसको हम हिंदी में बोलेंगे लागत धक्का। ठीक है, अब कॉस्ट पुश में क्या होगा, जब उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ जाती, वही कॉस्ट में कीमत बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड है इंक्रीजिंग वेजेस। इंक्रीजिंग वेजेस में क्या है, वेतन में वृद्धि। तो वही चीज़ है कि भाई सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। प्राइसिंग पावर देखा है, वही चीज़ है, नॉर्मल सी चीज़ है कि भाई क्या बढ़ानी पड़ेगी, हमको सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। तो देखो मुद्रास्फीति के दौरान वेतन में वृद्धि होती है क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, क्योंकि कंपनियां उनके कर्मचारियों को अधिक भुगतान करती हैं। वही चीज़ है कि भाई जितना ज़्यादा आपको वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे ना, जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा उस हिसाब से आपको वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, अब सेकंड आता है जिसको हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन, मतलब कि मुद्रा का अवमूल्यन। ये भी एक कॉज हो सकता है मुद्रास्फीति का। क्या, मुद्रास्फीति का एक कॉज हो सकता है मुद्रा का अवमूल्यन। कैसे, कि जब हम डीवैल्यूएशन करते हैं, डीवैल्यूएशन करना मतलब मुद्रा की जो वैल्यू है उसको कम कर देना, है ना। अब मुद्रास्फीति बढ़ेगी क्योंकि आयात महंगा हो जाएगा और इससे अर्थव्यवस्था में इन आयातों की कीमतें बढ़ जाएंगी। अब देखो डॉलर, $1 इक्वल टू 83 रुपीज़ लगभग का, अभी 83 89 ऐसा कुछ चल रहा है ना, राइट, डॉलर, है ना। अब हम इसकी कीमत को और बढ़ा दें और कम कर दें, क्या इसका डीवैल्यूएशन कर देते हैं, अगर हम क्या कर देते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन कर देते हैं हमारे मार्केट में, तो क्या हो जाएगी इसकी, चलो हमने 90 रुपीज़ कर दिया। ठीक है, अब 90 रुपीज़ हो गया, है ना। $1 कितने का हो गया, अब 90 रुपीज़ का हो गया। तो हम जो चीज़ें आयात कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम डॉलर में कर रहे हैं। ठीक है, डॉलर में कर रहे हैं तो हमें पेमेंट ज़्यादा करना होगा कि नहीं। ठीक है, तो डॉलर का पेमेंट हमको ज़्यादा करना होगा। तो इससे क्या होगा कि भाई आयात की जो स्थिति आ रही है, आयात, हाँ ठीक है, तो क्या हो रहा है कि भाई जो हम जो चीज़ें आयात कर रहे हैं वो महंगा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और जिसके कारण क्या होगा भाई, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी जब चीज़ें हम आयात करेंगे चीज़ों का। अब डिवैल्यूएशन जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको हम बाद में पढ़ सकते हैं, पर अभी के लिए क्या है कि भाई मुद्रा का जो है हमने अवमूल्यन कर दिया, यानी कि मुद्रा का जो रेट है उसको कम कर दिया, है ना। तो क्या हो गया, डिवैल्यूएशन हो गया, और जिसके कारण जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, $500 की कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, अब $1 पर हिसाब से अगर मैं लगा दूं, ठीक है, तो 83 रुपीज़ का पड़ रहा है। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं इसमें काउंट इनटू कर दो तो कम पड़ेगा। वहीं अगर अब कोई चीज़ $500 की आ रही है बट क्या बढ़ गया, $1 इक्वल टू 90 रुपीज़ हो गया, तो अब जब ये 90 रुपीज़ हो गया तो ये जुड़ के इधर आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या हो गया कि भाई कोई चीज़ आयात जो करवा रहे हैं वो महंगा हो गया, है ना। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो अब जब इम्पोर्ट ही महंगा होगा तो बिकेगा भी मार्केट में महंगा, राइट, है ना। तो एक तो डिवैल्यूएशन हो गया, एक हो गया पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। वही चीज़ है, नीतियाँ और विनियमन, मतलब पॉलिसीज और रेगुलेशन, किसी भी नीति और विनिमय के परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति होगी। जैसे तब सरकार किसी विशेष उत्पाद के लिए कर सब्सिडी जारी करती है तो इससे मांग बढ़ सकती है और इससे महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। ये कुछ कॉजेज हैं बस, और कुछ नहीं। जो इम्पोर्टेंट था वो हमने कल पढ़ लिया है ना, ये तो लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ कि भाई और क्या हो सकता है, तो जो हमने चरण देखे थे, ठीक है, वही चीज़ है। ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, वही चीज़ है। तो creeping inflation is known as mild inflation. Creeping inflation is a very slow increase in the prices of goods and services. In a year, prices increases by 3% or less than that, then it will be known as creeping inflation. पढ़ लिया, 1 से 3% तक प्राइस बढ़ रहे थे, है ना। 100 रुपए की चीज़ 103 रुपए में आ रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन।
ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन में क्या था, 3 से 10% तक की बात हो रही थी, ये भी पढ़ लिया। नेक्स्ट है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन में 10% से ऊपर तक की वृद्धि की बात हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में 20% या उससे अधिक वृद्धि हो गई, जो भी किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत अधिक हानिकारक है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि हम इसको नियंत्रित कैसे करेंगे। तो देखो नियंत्रण के लिए मैंने बताया था भाई मौद्रिक नीति निकालो। क्या करो, मौद्रिक नीति निकालो, विमुद्रीकरण करो। विमुद्रीकरण मतलब डिमोनेटाइजेशन, मतलब कि नोट बंद करो। अब नोटबंदी क्यों जरूरी है ये हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। और जो भी सरकार फालतू के खर्च करती है उसमें कमी कर दो, ठीक है। बचत में वृद्धि कर दो, जो बजट है उसमें थोड़े चेंजेस लेकर आओ। ये अदर तरीके के जो हैं उपाय हो सकते हैं, ठीक है, बढ़ाने के लिए इसको। अब आता है कि इन्फ्लेशन जो है, जो कि हमने माइल्ड इन्फ्लेशन देखा था। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कहाँ कहाँ होता है। तो देखो माइल्ड इन्फ्लेशन जो है वो बेसिकली हमें डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, डेवलप्ड कंट्रीज में। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि माइल्ड इन्फ्लेशन जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज में ही हमें देखने को मिलेगा। मतलब 1 to 3% तक की अगर मैं बात करूँ, कितना, 1 से 3% तक का जो इन्फ्लेशन है वो हमें सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में इसलिए देखने को मिलेगा। देखो सबसे पहली चीज़ है डेवलप्ड कंट्री जो होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर मैं बात करूँ डेवलप्ड कंट्री की डेफिनेशन के बारे में, तो डेवलप्ड कंट्री कौन सी कंट्री कहलाती है? कौन सी कंट्री डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी? इसके लिए क्या क्या विशेषताएं होना जरूरी है? उच्च तकनीकी शिक्षा आप कह सकते हैं, मतलब टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा सबसे मेन है। सेकंड है उच्च जीवन स्तर, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। और क्या कह सकते हैं आप, उच्च प्रति व्यक्ति आय, मतलब पर कैपिटा इनकम, ठीक है। उच्च जीवन प्रत्याशा कह सकते हैं आप, राइट, जहाँ के लोग ज़्यादा समय तक जीते हैं, है ना। ऐसी कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो कि पर्टिकुलरली हमें देखने को कहाँ मिलेंगी, डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलेंगी, ठीक है, ठीक है, ओके। तो हम ये परिभाषा के रूप में ले सकते हैं कि कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज के पास जो है ये चीज़ें जो है बेसिकली होती ही हैं, हर घर में आपको देखने को मिलेंगी। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई ये चीज़ें किस तरीके से माइल्ड इन्फ्लेशन की ओर इशारा करती हैं। तो देखो मैं बात करूं एक डेवलप कंट्रीज़ की, बाय चांस अगर मैंने ले लिया यूएसए का एग्जांपल, ठीक है। अब यूएसए का एग्जांपल मैंने ले लिया। अब मुझे एक बात बताओ, जिस व्यक्ति की जहां पर कैपिटा इनकम ही ज़्यादा है, क्या हाई पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है, मतलब हायर है भाई पर कैपिटा इनकम, तो क्या इनको ज़रूरत है चीज़ें खरीदने की? इनके पास तो पहले से ही होगा। अब देखो मैं बात करती हूँ, यूएसए का कोई व्यक्ति है और इंडिया का कोई व्यक्ति है, ठीक है, दो चीज़ें हैं, भारत और यूएसए का कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक रईस है एक गरीब है मान के चलो, ठीक है ना, ऐसे बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यूएसए की पर्सन की, ठीक है, उसके पास पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है उसकी, ठीक है, उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा पैसे कमाता है, ठीक है। अब चूँकि वहाँ पर क्यों ज़्यादा है भाई, वहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा है, वहाँ की टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी है, हर चीज़ वहाँ पे बेहतर है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा है। अब वो पर जो पैसा है वो खुद इतना कमा लेता है, तो वो चीज़ें खरीद रहा है, ठीक है। अब उसने चीज़ें खरीद कर ऑलरेडी रख ली है, ठीक है, उसके घर में पहले से ही एसी भी है, टीवी भी है, फ्रिज भी है, ठीक है ना, रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हैं, है ना। उसके अलावा उसके पास क्या है, रेफ्रिजरेटर भी आपको देखने को मिलेगा। और क्या है, उसके पास बाइक भी है भाई, गाड़ी भी है, कोई वाहन चाहिए उसके पास कार है, मर्सिडीज है उसके पास, ठीक है। अब जिस व्यक्ति के पास पहले से ये सब चीज़ें हैं, वो क्यों दूसरी बार ये चीज़ें खरीदेगा? उसके हर रूम में एसी लगा है, हर रूम में उसके यहाँ टीवी लगा है, तो भाई उसको क्या ज़रूरत है, बताओ मुझे, उसको क्या ज़रूरत है? क्या वो एक रूम में 2 एसी लगा लेगा, उसके पास ज़्यादा पैसे आ गए तो? अगर उनने मनी सप्लाई को बढ़ा भी दिया वहाँ के लोगों ने, तो क्या वो एक रूम में 2 एसी लगा लेगा, 2 टीवी लगा के बैठ जाएगा? नहीं ना। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम 4 खरीद लेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा,
क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पास पहले से है। तो वहाँ पर डिमांड कितनी इंक्रीज होगी? जितनी ज़रूरत है उतनी ही इंक्रीज होगी, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है, कि एकदम टूट पड़े वाला काम नहीं होगा वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों के पास जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो वो पहले से मौजूद हैं। उनके नॉर्मल मिडिल क्लास घर भी इंडियन हायर क्लास घर के जैसे होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना? तो अगर मैं बात करूं किसी गरीब देश के हायर क्लास घर की, और अगर मैं बात करूं यूएसए के मिडिल क्लास घर की, तो दोनों सेम होते हैं, राइट? होते हैं, है ना? तो इस सिचुएशन में भाई इनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, और डिमांड नहीं बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगा? इन्फ्लेशन उसी हिसाब से बढ़ेगा जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए। माइल्ड इन्फ्लेशन इसलिए कहा गया है कि भाई धीरे 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 बढ़ेगा, एकदम से नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि भाई एकदम से डिमांड नहीं बढ़ रही ना। अब वहीं मैं सिचुएशन लाऊं इंडिया की, तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया के लोगों को ज़रूरत है, चीज़ों की ज़रूरत है, राइट? अब इंडिया के लोगों को जब चीज़ों की ज़रूरत है तो सीधी सी एक बात बैठती है यहाँ पर कि भाई जब चीज़ों की इनको ज़रूरत है तो यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी। जैसे ही यहाँ पर मनी सप्लाई बैंक से बढ़ाई गई, जैसे ही लोन सस्ते करे गए, तो इंडिया के लोग क्या करेंगे? उनको ज़रूरत है इन चीज़ों की, तो वो ये चीज़ परचेस करेंगे। क्या करेंगे? परचेस करेंगे, ठीक है। और जब वो ये चीज़ परचेस करेंगे तो क्या इंक्रीज होगी? डिमांड इंक्रीज होगी, और जैसे ही डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा भाई? इन्फ्लेशन आ जाएगा मार्केट में, राइट, है ना? सीधी सी एक बात है, सीधा सा एक फंडा है। इसलिए माइल्ड इन्फ्लेशन हमें कहाँ देखने को मिलेगा? डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलेगा, डेवलपिंग में नहीं हमें देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ माइल्ड के बाद हमने क्या पढ़ा था? ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। क्या पढ़ा था? ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। तो अगर मैं ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन की बात कर लूँ तो डेवलपिंग कंट्रीज इसमें आती हैं, ठीक है। किस में? ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन में, डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज आती हैं ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन में। क्यों? क्योंकि भाई ये मध्यम स्थिति यहाँ बनी है, तो डेवलपिंग कंट्रीज में भी ऐसा ही है भाई, डिमांड इसी हिसाब से होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ गैलोपिंग इन्फ्लेशन, तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। अंडर डेवलप्ड जो अभी क्या कर रही हैं? एकदम अविकसित टाइप के जो देश हैं, है ना, मतलब जो विकासशील और विकसित, यानी कि डेवलप्ड और डेवलपिंग से भी जो नीचे का स्तर है, उसमें आपको देखने को मिलेगा क्या? ये। और नेक्स्ट में बात करूं हाइपर इन्फ्लेशन। जब हाइपर इन्फ्लेशन की बात आती है तो ये आपको ऐसे कंट्रीज, पुअर कंट्रीज आप कह सकते हैं, पुअर कंट्रीज जहां पर क्या है? पुअर कंट्रीज में क्या क्या होता है? पुअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि पुअर करेंसी मैनेजमेंट, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? पुअर करेंसी मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये चीज़ है कैसे? अब पुअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट और पुअर करेंसी मैनेजमेंट क्या है? तो देखो, पुअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट का मतलब, इकोनॉमिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि भाई अर्थव्यवस्था को संभाल कर रखना। इसके लिए हमारे यहाँ क्या होता है? इंडिया में कौन है? आरबीआई। आरबीआई के लिए क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी है। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है और मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए हर 2 महीने में रिव्यू निकालता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक है वो हर 2 महीने में होना ज़रूरी है, ठीक है। हर 2 बाय मंथ होना जरूरी है, मतलब हर 2 महीने में एक बैठक होगी, या फिर पर ईयर कम से कम 4, पर ईयर मैं बात करूं तो कम से कम 4 जो है, कम से कम 4 जो है वो बैठक का होना जरूरी है, ठीक है। मतलब क्या है? क्यों बैठती है बैठक? ऑब्वियस सी बात है, इसका मेन कारण यही है कि भाई रिव्यू करने के लिए, मतलब हमारा का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैसा है? एकदम डेवलप्ड और एकदम कहना चाहिए सटीक इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसके ज़रिए हम अपनी जो महंगाई है और जो भी मार्केट में रेट चल रहा है किसी भी चीज़ का, जीडीपी वगैरह जो अभी सिचुएशन में, वो सारी चीज़ों का रिव्यू करते हैं। इसलिए तो हम बैठक लेते हैं ना हर 2 महीने में। अब वहीं मैं बात करूं डेवलपिंग अनडेवलप्ड या पुअर कंट्रीज़ में, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ ना तो कोई सरकार है ढंग से, लाइक सूडान, सीरिया, नाइजीरिया टाइप के जो देश है ना, जो एकदम कह सकते हैं आपकी बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है, जहाँ पर गृह युद्ध जैसी सिचुएशन होती है, ठीक है। इन कंट्रीज़ में क्या होता है कि बेसिकली
जब कोई गवर्नमेंट प्रॉपर नहीं है तो क्या वहाँ कोई इकोनॉमिक मैनेजमेंट होगा? वहाँ पर क्या ऐसी कोई पॉलिसीज बनाई जाएंगी? ऑब्वियस सी बात नहीं बनाई जाएंगी, ठीक है। वहाँ पर कोई बराबर रिव्यू करने के लिए बैठा होगा क्या? जैसे अभी कुछ साल पहले श्रीलंका में हुआ था, तो वहाँ की तो सरकार ही तख्ता पलट हो गई थी। अभी बांग्लादेश में हुआ, वहाँ तख्ता पलट हो गई, राइट। तो मैं बात करूँ अगर ऐसी कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, हालांकि बांग्लादेश में जो है वो केस थोड़ा अलग है, ठीक है। अब मैं बात करूँ इकोनॉमिक सिचुएशन की, तो वहाँ की जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है वो गड़बड़ है, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ यहाँ पे पुअर करेंसी मैनेजमेंट। अब करेंसी मैनेजमेंट का मतलब क्या है? अब देखो, सरकार जब नोट निकाल सकती है, देखो आरबीआई के पास कितने तक का नोट निकालने का अधिकार है? आरबीआई के पास 10,000 तक के नोट निकालने का अधिकार है। क्या 10,000 तक के नोट जो है, करेंसी नोट जो है वो आरबीआई निकाल सकता है, लेकिन नहीं निकाल रहा है। क्यों नहीं निकाल रहा है भाई? पॉलिसी है अपनी 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 पॉलिसी। पहले हमारे पास 10,000 5,000 के नोट थे, डिमोनेटाइजेशन हुआ, हमने क्या कर दिया? कम कर दिया। हमने कंट्रोल्स में देखा कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए करेंसी कंट्रोल करना जरूरी है, या हम बोल सकते हैं डिमोनेटाइजेशन जरूरी है। डिमोनेटाइजेशन क्यों जरूरी है? आपके पास जितना बड़ा नोट होगा ना, आप उतना ज़्यादा खर्च करोगे। समझो बात को। देखो, आज से कुछ साल पहले या 2015-16 की हम बात करें, जिम्बाब्वे टाइप की जो कंट्री है, वहाँ पर क्या हुआ था कि वहाँ की सरकार ने जो है बहुत बड़ा नोट जारी कर दिया था। शायद 1 लाख तक का नोट जो है वो उन लोगों ने जारी कर दिया था। ऐसे में क्या हुआ था कि वैल्यू ऑफ मनी जो होती है वो डिक्रीज हो गई थी। क्या हो गई थी? वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज हो गई थी। कैसे हो गई थी डिक्रीज? देखो, सीधी सी एक बात है, आपके जेब में 1 लाख रुपए का एक नोट कोई गवर्नमेंट ने निकाल दिया। कितने का निकाल दिया? 1 लाख का, ठीक है। अब आपके पास बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, ठीक है। आपने कहा भाई 1 लाख का नोट तो है, तो 1 लाख का नोट दे दो हमको, ठीक है, ओके, है ना, ताकि हम जाके आगे काम कर सकें। या फिर 10-10 हज़ार के नोट निकाल दिए, तो 10-10 हज़ार के आप 10 नोट लेकर चले गए कि चलो भाई 10-10 हज़ार के 10 नोट निकाल दो, ये तो आपकी जेब में है पैसा, है ना। अब कोई व्यक्ति बताओ मुझे, कोई कंट्री का कोई व्यक्ति, आप या फिर हम में से कोई 1 लाख रुपए जेब में लेके घूम रहा है, आ रहा है समझ में? 1 लाख रुपए उस व्यक्ति की जेब में है, तो क्या उसके पास वैल्यू रहेगी पैसे की? कितनी वैल्यू रहेगी भाई? वैल्यू ही नहीं रहेगी उस व्यक्ति के पास पैसे की, क्योंकि अगर वो रईस है तो भी, क्योंकि वो रईस है ऑब्वियसली, तभी वो 1 लाख रुपए जेब में लेके घूम रहा है, ठीक है ना। तो अब वो क्या करेगा? मार्केट में जाएगा, बाई चांस चलो 50 रुपए किलो का अगर कोई पनीर लेकर आ रहा है वो, ठीक है। एक टाइम पर ऐसा था जब उसके पास इतने का नोट नहीं था, इतने का करेंसी नोट उसके पास नहीं था, या फिर कहना चाहिए जो नोट चल रहे थे, सर एक ह्यूमन नेचर होता है कि हमारे पास जितना पैसा होता है हम उतना खर्च करते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बड़ा नोट हमें अपने जेब में देखने को मिलेगा, हम उतना ज़्यादा खर्च करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, एक काम करो, पनीर पैक कर दो। उन्होंने कहा कितना? उन्होंने कहा 1 किलोग्राम। उस टाइम पे 50 का आ रहा था, अब क्या हो गया है भाई? उन्होंने कहा क्या हो गया है? अब 100 रुपए किलो का हो गया। उन्होंने कहा 100 रुपए किलो का है तो भी दे दो, हमारे पास तो 1 लाख रुपए हैं, हमारे पास तो 1 लाख रुपए हैं, हम तो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं, दे दो, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या हुआ? हमने एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। हम उसके खिलाफ खड़े नहीं हुए, हमने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। और इस सिचुएशन में क्या हुआ? जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई, करेंसी नोट की वैल्यू कम होती गई, ठीक है। आपकी जेब में जितना पैसा है उसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। 1 लाख रुपए आपके लिए 100 रुपए जैसा हो गया। 1 लाख रुपए आपके लिए 100 रुपए जैसा हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि भाई देखो, आपने उतना ज़्यादा उसको खर्च किया ना जितना ज़्यादा आपकी जेब में था, है ना। तो बस वही चीज़ है कि क्या हो गया? करेंसी नोट की वजह से डिवैल्यूएशन, आप कह सकते हैं कि मनी का जो है डिवैल्यूएशन हो गया। और इसलिए समय समय पर सरकार क्या करती है? बड़े नोट जो है वो बंद करने की तरफ देखती है, जब इकोनॉमी ऐसी किसी सिचुएशन पे पहुंचती है तो, ठीक है। ऐसी स्थिति में सरकार ऐसे काम करती है अक्सर, ठीक है। अब देखना इकोनॉमी क्या हो गई भाई? गड़बड़ा गई, है ना, अपनी उस स्टेज पर पहुंच गई कि भाई इकोनॉमी जो है वो गड़बड़ हो गई। इस स्टेज पर इकोनॉमी बहुत बेकार स्थिति में पहुंच गई हाइपर इन्फ्लेशन के चक्कर में, है ना। अब हाइपर इन्फ्लेशन के चक्कर में क्या हो गया भाई? महंगाई ज़्यादा हो गई, लोगों के पास मनी की वैल्यू कम हो गई। अब मनी की वैल्यू कम हो गई तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपके देश में जो एमएनसी हैं, मतलब लाइक सैमसंग हो गई, है ना,
ऑडी हो गई, मर्सिडीज हो गई, ये सारी कंपनियां क्या करेंगी, अपना अपना पैसा बाहर निकालेंगी। क्या करेंगी, पैसा बाहर निकालेंगी। और जब ये अपना पैसा बाहर निकालेंगी, ठीक है, तो ये वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोगों को क्या करेंगी, अनएम्प्लॉयड करेंगी। क्या करेंगी, बेरोजगार करेंगी। अब देखो सिचुएशन क्या आती है, जब ज़्यादा महंगाई होती है तो व्यक्ति को क्या होता है, अब देखो महंगाई बढ़ गई, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति आ गई। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि व्यक्ति जो है उसको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, सैलरी हाई करनी पड़ेगी। और जितनी ज़्यादा वो सैलरी हाई करेगा उतना कम उसका प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। तो कंपनी क्या करती है, जितने भी एक्स्ट्रा एम्प्लॉय हैं या फिर ऐसे एम्प्लॉय जो चलो ठीक है जिसके काम को कंपनी खुद से भी देख सकती है, तो उनकी क्या करती है, छटनी कर देती है। क्या करती है, छटनी कर देती है। छटनी करने का मतलब समझते हो, छटनी अभी कुछ सालों पहले हमने 2-3 साल पहले अमेजोन में देखी थी भाई, किस तरीके से छटनी हो रही थी, है ना। तो क्यों कर रहे थे ये, क्योंकि भाई उनको सैलरी ज़्यादा देना पड़ रहा था ना, क्योंकि महंगाई बढ़ गई थी तो उनको सैलरी ज़्यादा देना था, इसलिए वो क्या कर रहे थे, छटनी कर रहे थे। जब ये छटनी की सिचुएशन आती है कि भाई कंपनी ने छटनी कर दी, मतलब क्या किया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना बंद कर दिया, मतलब कि लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड। अब लोगों के पास क्या नहीं है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है। क्या नहीं है, पैसा नहीं है। और इस सिचुएशन में क्या होगा कि अब देखना कैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की ओर जाता है। अब देखो, अब लोगों के पास जब पैसा ही नहीं है तो वो खरीदेंगे कैसे चीज़। अब एक व्यक्ति जो पहले एम्प्लॉयड था बट अब क्या हो गया है, अमेज़ॉन ने वहाँ से उसको निकाल दिया है ना। अब उसके पास पैसा नहीं है, अब वो किसी दुकान पर जाता है, कपड़े वाले की दुकान पर, है ना, मान के चलो किसी कपड़े की दुकान पर जाता है और दुकान वाला उससे कहता है टी शर्ट ले लो। क्या बोलता है, टी शर्ट ले लो। उसने कहा भैया नहीं ले पाऊँगा, ठीक है, नहीं ले पाऊंगा, महंगी है। तो उसने कहा भाई चलो 500 की है, मैं तुमको 500 रुपये की है, मैं तुमको 450 में दे दूंगा। उसने कहा भैया पैसा ही नहीं है, नहीं ले पाऊंगा। उसने कहा चलो 400 में ले जाओ। उसने कहा तो भी नहीं ले पाऊंगा, पैसा नहीं है। उसने कहा एक काम करो, 500 कॉस्ट था, 250 रुपये जो है वो मैं अपनी जेब से दे देता हूँ, ठीक है। 500 रुपये की टी शर्ट थी, बेसिकली 500 जो था वो उसका मार्जिन लगा के प्राइस था और 250 जो उसका मेन प्राइस था, ठीक है। तो अब एक काम करो कि 250 ही दे के चले जाओ, मतलब लागत मूल्य पे ही ले जाओ। उन्होंने कहा भाई पैसा ही नहीं है तो मैं कहाँ से दे दूंगा। तो बस वही चीज़ आती है। तो ऐसी स्थिति में दुकानदार क्या करेगा, दुकानदार अपनी दुकान को बंद कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा, इस दुकान को दुकानदार क्या कर देगा, बंद कर देगा। क्यों, क्योंकि भाई लोग खरीद ही नहीं रहे, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं। जब लोग सामान नहीं खरीदेंगे, डिमांड क्या हो गई, एकदम डिक्रीज हो गई। इस सिचुएशन पे आके क्या आ गई, डिमांड जो हो गई क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और डिमांड कम हो जाना, मतलब डिमांड जब इतनी कम हो जाती है तो ये स्थिति क्या कहलाती है, डिफ्लेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, डिफ्लेशन कहलाती है। इस स्थिति को हम कहते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन हो जाना मतलब कि भाई मंदी आ जाना, मतलब मार्केट में क्या आ गई, मंदी आ गई। और इसका मूल कारण क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन भी डिफ्लेशन की ओर बढ़ जाती है और मार्केट क्या होता है, भाई व्यक्ति ने दुकान बंद कर दिया, ये खुद भी अनएम्प्लॉयड हो गया। क्यों, क्योंकि भाई इसके पास से खरीदने के लिए भी लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो सीधी सी एक बात है कि इस स्थिति को हम कहते हैं डिफ्लेशन। क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन तो क्लियर है। इन्फ्लेशन मतलब प्राइस का बढ़ना, डिफ्लेशन मतलब प्राइस का घटना। अब इसी डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो देखो जब डिफ्लेशन बहुत ज़्यादा मार्केट में हो जाता है, यानी कि मनी सप्लाई क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो आरबीआई आता है। और भारत की बात करूं या किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है उसकी बात करूं, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है और इंटरेस्ट रेट को क्या कर देता है, इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है। क्या कर देता है, इंटरेस्ट रेट को कम। अब जब अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया, क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट अगर कम हो गया तो लोन भी क्या हो गया, सस्ता हो गया। लोन क्या हो गया, सस्ता हो गया। अब लोग लोन लेंगे और क्या करेंगे, इसके थ्रू क्या होगा, मनी सप्लाई जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मार्केट में कैश फ्लो क्या हो गया, बढ़ गया। लोग लोन लेंगे और डिमांड कैसी होगी, डिमांड बढ़ेगी। अब देखो
डिफ्लेशन की स्थिति आ गई। डिफ्लेशन से निजात पाने के लिए हमने क्या किया कि भाई डिमांड को बढ़ाना है, मतलब कैश फ्लो मार्केट में लेकर आओ। कैश फ्लो मार्केट में हम कैसे लेकर आए? कैश फ्लो हम मार्केट में लेकर आए किसके जरिए? हम गए अपने केंद्रीय बैंक के पास, उसने एक सॉल्यूशन निकाला कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज कर दो और इस तरीके से इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज कर दो, तो ऑटोमेटिकली लोग लोन लेंगे और अपना पैसा निकालेंगे और डिमांड को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, डिमांड बढ़ जाएगी। अब डिमांड बढ़ जाने से क्या होगा? मार्केट में डिमांड बढ़ जाने से क्या होगा? अब डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ने से क्या होगा? वापस स्थिति आ जाएगी किसकी? नॉर्मल सिचुएशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? नॉर्मल सिचुएशन। और ये स्थिति यहाँ से यहाँ तक आने की जो प्रक्रिया है, इसको हमने बोल दिया रिफ्लेशन। क्या बोल दिया? रिफ्लेशन। आ रहा है समझ में? इसको क्या बोल दिया हमने? रिफ्लेशन। क्या बोला? रिफ्लेशन। तो रिफ्लेशन क्या है? रिफ्लेशन मतलब जब हम डिफ्लेशन से लेके वापस नॉर्मल स्थिति में आते हैं, तो वो जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? रिफ्लेशन। मतलब डिमांड इंक्रीज होने की स्थिति कहलाएगी क्या? रिफ्लेशन। ठीक है, तो दो टर्म, तीन टर्म क्लियर है। पहली चीज इन्फ्लेशन, प्राइस इंक्रीज हुए। प्राइस इंक्रीज हो जाने से भाई क्या क्या हो गया? हमने इसको हमने कैसे कंट्रोल किया? हम गए आरबीआई के पास, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए हमने इसको कंट्रोल किया। सेकेंड है हमारे पास डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या हो गया भाई? डिफ्लेशन क्या हो गया? इसको मनी सप्लाई को हमने, जो कम थी उसको, मनी सप्लाई जब कम हो गई तो क्या हो गया? डिफ्लेशन। और एक चीज कि डिफ्लेशन के बाद एक सिचुएशन आती है जिसको हम बोलते हैं रेसेशन। क्या बोलते हैं? रेसेशन। अब रेसेशन क्या होता है? रेसेशन बेसिकली होता क्या है? रेसेशन मतलब होता है मंदी। ठीक है, रेसेशन कहलाता है एक्चुअल में मंदी। ठीक है, अब रेसेशन मतलब मंदी जो स्थिति आती है वो कैसे आती है? तो टेक्निकल टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो जब डिफ्लेशन जो है, क्या डिफ्लेशन मतलब क्या हो गया? महंगाई जो है 0% तक पहुंच गई, है ना? 0% इन्फ्लेशन इज कॉल्ड डिफ्लेशन। ठीक है, 0% इन्फ्लेशन इज कॉल्ड डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या हो रहा था? डिमांड माइनस हो रही थी। डिमांड माइनस हो जाएगी तो भाई जब प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली उसके प्राइजेस कम होंगे। तो प्राइजेस कम होने का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन कहाँ पहुंच गई? 0 पर पहुंच गई। ठीक है, अब 0% इन्फ्लेशन इज कॉल्ड डिफ्लेशन। और जब यही डिफ्लेशन लगभग 2 क्वार्टर से अधिक तक रहती है, क्या जब डिफ्लेशन की स्थिति 2 क्वार्टर से अधिक तक बनी रहे, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे इसको? इसको आप बोलोगे रेसेशन। क्या बोलोगे? रेसेशन। ठीक है, क्या बोलोगे? रेसेशन। मतलब कि अगर आपका जो इन्फ्लेशन है वो 0% तक बना रहे 2 क्वार्टर तक, कितने क्वार्टर तक? 2 क्वार्टरली तक, तो वो आपकी, क्वार्टर मतलब समझते हो 3 महीने का एक होता है ना? तो अगर मैं बात करूं रेसेशन की, तो रेसेशन क्या होता है ये मैंने बताया। कैसे? 0% इन्फ्लेशन जब लगातार 2 महीने तक बढ़ी रहेगी तो टेक्निकल टर्म्स में हम इसको क्या कहते हैं? रेसेशन कहते हैं। क्या? और रेसेशन से भी नीचे की जब स्थिति आ जाएगी कि जब इकोनॉमी एकदम माइनस में पहुंच गई है और 2 क्वार्टर से ज़्यादा की स्थिति पहुंच गई, तो इसको हम बोलेंगे डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? डिप्रेशन, जो कि 1929 में हुआ था। याद है सभी को 1929? उसको बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, वो स्थिति हो जाती है क्या? डिप्रेशन की। तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया इन्फ्लेशन। ठीक है, हमने दूसरा टर्म क्या देख लिया? डिफ्लेशन। ठीक है, एक हमने देख लिया रेसेशन, इसी से जुड़ा रेसेशन। ठीक है, अब एक हमने क्या देख लिया? रिफ्लेशन। ठीक है, एक हो गया क्या? रिफ्लेशन। अब एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? डिसइन्फ्लेशन। जी हाँ, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही दोनों ही क्या है? डिफरेंट चीजें हैं, है ना? तो अब डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? तो देखो, बेसिकली डिसइन्फ्लेशन जो है, डिसइन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है ए, वो बाई चांस टूथपेस्ट लेने गया। क्या बोल सकते हो आप? चलो टूथपेस्ट खरीदने गया और टूथपेस्ट जो आ रहा था वो कितने का आ रहा था? 100 रुपीज़ का आ रहा था।
ठीक है। फिर वो दूसरे दिन गया तो वो हो गया भाई 120 रुपए का, ठीक है। वो तीसरे दिन गया वो हो गया कितने रुपए का, 150 रुपए का। और फिर वो गया तो वो हो गया 165 रुपए का, ठीक है। ठीक है, आपने एक दिन वो गया तो 100 रुपए का मिला, दूसरे दिन गया 120 का मिला, तीसरे दिन गया 150 का मिला, चौथे दिन गया 165 रुपए का मिला, ठीक है। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो देखो यहां से वृद्धि कितनी हो गई, 20% हो गई, है ना। यहां से हो गई 25%, ठीक है। और यहां से हो गई 10%। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब मैं बात करूं, देखो आप टूथपेस्ट लेने गए, टूथपेस्ट की जगह आप कोई भी सामान या फिर कोई भी सामान ले सकते हैं आप, ठीक है। आप वो लेने गए, आप आज गए 100 रुपए का पड़ा, कल गए 120 का पड़ा, मतलब कितनी वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई। दर कितनी, 20%। फिर 120 से 125% की वृद्धि, ये भी दर कितनी हुई, 25%। तो वही चीज है कि भाई वृद्धि हो रही है, तो इसको हम कहेंगे डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन मतलब इसमें कमी आई, यहाँ पर कमी और यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है आपको। जी हाँ, मतलब क्या कि नियंत्रित मुद्रास्फीति, क्या बोलेंगे, नियंत्रित मुद्रास्फीति को ही हम क्या कहेंगे, डिसइंफ्लेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, नियंत्रित मुद्रास्फीति, यानी कि कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन इज कॉल्ड कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन इज कॉल्ड डिफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन। अब डिसइंफ्लेशन मतलब पहले 25% की दर से वृद्धि हुई थी, ठीक है, अब 10% की दर से वृद्धि हुई है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि महंगाई बढ़ी नहीं है, महंगाई बढ़ी है, पर अब उसकी दर उतनी नहीं है जितनी पहले थी। समझ रहे हो आप। देखो कोई भी चीज़ है, इकोनॉमी में अगर मैं बात करूं तो देखो तेल 50 रुपए का मिल रहा था, 100 रुपए पहुंच गया, 110 पहुंच गया, ठीक है। अब 100 से 110 होना और 50 से 100 होना, ठीक है, दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। यहाँ पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन अलग है, यहाँ पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन अलग है। बट क्या ऐसा है कि भाई इन्फ्लेशन हुआ ही नहीं, इन्फ्लेशन हुआ है बट रेट कम है। तो जब इन्फ्लेशन का जो रेट होता है वो कम होता है पिछले से, लास्ट ईयर से इस ईयर में इन्फ्लेशन का रेट जब कम हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं कि डिसइन्फ्लेशन है। क्या है, डिसइन्फ्लेशन है ना। तो डिफ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन का अपोजिट है, याद रखना। डिफ्लेशन अपोजिट है इन्फ्लेशन का और डिसइन्फ्लेशन अपोजिट है री इन्फ्लेशन का, ठीक है। री इन्फ्लेशन होगा तो इसमें वृद्धि होगी, ठीक है, और डिसइन्फ्लेशन होगा तो इस रेट में जो है क्या आएगी, कमी आएगी, इसका रेट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन का कम होना क्या कहलाएगा, डिसइन्फ्लेशन, है ना। तो डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन इस तरीके से दो डिफरेंट टर्म्स है। तो हमने चार चीजें देखी। पहला हमने देखा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता क्या है। सेकेंड हमने देखा डिफ्लेशन क्या होता है, ठीक है। डिफ्लेशन मतलब 0% इन्फ्लेशन, 0% इन्फ्लेशन जब पहुंच गई तो क्या हो गया, डिफ्लेशन हो गया। वहीं अगर नेक्स्ट में बात करूं रेसेशन, रेसेशन की अगर मैं बात करूं कि भाई 2 क्वार्टर तक चल गया अगर डिफ्लेशन तो क्या हो गया, रेसेशन हो गया। और उससे ज़्यादा चल गया तो क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया। क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमने क्या देखा, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन। रिफ्लेशन मतलब वो स्थिति जब हम डिसइन्फ्लेशन से इन्फ्लेशन की ओर बढ़ते हैं। क्या, डिसइन्फ्लेशन को सुधारा जाता है जिसमें वो कहलाता है रिफ्लेशन, है ना। और नेक्स्ट अभी हमने क्या देख लिया भाई, डिसइन्फ्लेशन। क्या देख लिया, डिसइन्फ्लेशन। क्या देख लिया, डिसइन्फ्लेशन, है ना। ये हो गया क्या, डिसइन्फ्लेशन मतलब रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है उसका डिक्रीज होना, क्या कहलाएगा, डिसइन्फ्लेशन। तो इसको हम कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन भी कहते हैं, किसको, डिसइन्फ्लेशन को, ठीक है। ये चीज़ें हैं क्या, कुछ टर्म्स थे ये जो हमने टर्म्स देखे ना, कुछ टर्म्स थे ये कि किस तरीके से जो है इन्फ्लेशन के अंतर्गत हमें अलग अलग टर्म्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओके, ये सिचुएशंस थी सारी जो हमने अब तक देख ली हैं, है ना, कि भाई किस तरीके से चीज़ें जो हमने टर्म्स हैं उन टर्म्स को हमने पूरे तरीके से क्लियर कर लिया है। अब हमारे पास बचते हैं इंडेक्स, बचते हैं, क्या बचते हैं, इंडेक्स। इंडेक्स मतलब कि किस तरीके से भाई इसको हम मेजर करेंगे, क्या करेंगे, मेजर करेंगे। हाइपर इन्फ्लेशन हमने देख लिया, इसके बाद हमने डिसइन्फ्लेशन देखा, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है ना। फिर हमने
स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जहां पर मुद्रास्फीति की दर अधिक होती है, आर्थिक विकास की दर धीमी हो जाती है और बेरोजगारी, वही चीज है स्टैग इन्फ्लेशन। हम किसको बोलेंगे, एक चीज और टर्म नोट कर लो, स्टैग इन्फ्लेशन। री इन्फ्लेशन, हम रिफ्लेशन हमने देख लिया, राइट है ना। स्टैग इन्फ्लेशन की सिचुएशन कहाँ पर आएगी, स्टैग इन्फ्लेशन भी इसमें लिख लेना। वैसे कि हम बेसिकली स्टैग इन्फ्लेशन को हम देख चुके हैं, ठीक है। स्टैग इन्फ्लेशन में क्या होगा, स्टैग इन्फ्लेशन में जो होगा महंगाई दर भी बढ़ जाएगी। स्टैग इन्फ्लेशन में क्या होगा, महंगाई दर तो बढ़ेगी, मतलब इन्फ्लेशन तो एकदम अपने हाई लेवल पर रहेगी। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगा और कहना चाहिए महंगाई दर बढ़ेगी। इन तो ये दोनों चीज़ें जब बढ़ेंगी तो ये चीज सिचुएशन क्या कहलाएगी, स्टैग इन्फ्लेशन, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी कि जो जब हम डिफ्लेशन की ओर जाते हैं, किसकी ओर जाते हैं, डिफ्लेशन की ओर जाते हैं, 0% इन्फ्लेशन की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम जो हैं वो स्टैग इन्फ्लेशन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमारी जो इकोनॉमी है जो वो एकदम खराब स्थिति में होती है, और जब बिल्कुल एकदम धड़ाम से गिर जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफ्लेशन आ गया। और 2 क्वार्टर तक लगातार अगर डिफ्लेशन रहेगा तो क्या हो जाएगा, रेसेशन हो जाएगा। उससे ज़्यादा हो गया तो क्या पहुंच जाएगा, डिप्रेशन की स्थिति आ जाएगी, जो कि कब आई थी, 1929 से 30 के बीच में, जो कि ग्रेट डिप्रेशन कहलाता है, राइट है ना, ग्रेट डिप्रेशन कहलाता है। तो ये स्थिति है डिप्रेशन की। ये कुछ टर्म्स थे जो हमने आज देखे इन्फ्लेशन से रिलेटेड, राइट। अब हमारे पास है इंडेक्सेस, कि हम इसको मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, हम इसको मेजर कैसे करेंगे। अब ये चीज़ जो है वो नेक्स्ट का है, उसमें आधार वर्ष क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें डिवाइड होती हैं, ये सब चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। मुद्रास्फीति की गणना कैसे करते हैं, ठीक है। तो WPI CPI इंडेक्स वगैरह जो हैं ये चीज़ें अब हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखनी है, क्योंकि इस लेक्चर में हम इसको स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ओके है ना। तो जो भी है आज हमने काफ़ी सारा पढ़ लिया है, लाइक इन्फ्लेशन में पूरा देख लिया है, उसके सारे टाइप्स देख लिए हैं, कॉजेज देख लिए हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने उसके टर्म्स देख लिए आज, ठीक है। अब टर्म्स तक अगर आप सभी को क्लियर है तो नेक्स्ट लेक्चर की ओर हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें होने वाला है हमारा मेजरमेंट, हम इसकी कैसे करते हैं, CPI WPI IIP होता क्या है ना, और किस तरीके से ये जो होता है मेजर करते हैं हम अपनी मार्केट में इन्फ्लेशन को, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इस लेक्चर का टाइम जो है वो हो चुका है, ठीक है। तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।